अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर पहुंचेंगे। नड्डा पवाहरी बाबा आश्रम जाएंगे। उसके बाद पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह में हिस्सा भी लेंगे, साथ ही उनसे संवाद भी करेंगे। जेपी नड्डा दोपहर 1:30 बजे आईटीआई ग्राउंड पहुंचेंगे और अंत में बीजेपी कार्यालय पहुंचकर बैठक करेंगे, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद जेपी नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कार्यकाल बढ़ने के बाद जेपी नड्डा गाजीपुर का दौरा करेंगे और इस दौरान बीजेपी कार्यालय में बैठक भी की जाएगी। आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, 9 राज्यों में चुनाव को देखते हुए जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया गया है और इस कार्यकाल को बढ़ने के बाद 20 जनवरी को अब गाजीपुर का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। पूर्व सैनिकों को सम्मानित करेंगे, कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसके बाद बीजेपी कार्यालय में बैठक भी करेंगे और तमाम दिशा निर्देश वहां पर जारी करेंगे। वहीं यूपी की योगी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की लगातार कोशिशें कर रही है। इसी के चलते वाराणसी में सीएनजी बोट रेस आयोजित की जा रही है। माफ कीजिएगा, बोट रेस आयोजित की जा रही है। इस रेस को सीएम योगी हरी झंडी दिखाएंगे। 22 जनवरी को सीएम योगी वाराणसी पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कोशिश की जा रही है। सीएम योगी का वाराणसी दौरा काफी खास रहने वाला है, क्योंकि इसमें बोट रेस को वो हरी झंडी दिखाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक इस और जो है अपने रुक करे और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस कदम को उठाया गया है। सीएनसी बोट रेस में शिरकत करेंगे सीएम, हरी झंडी दिखाएंगे। रेस को हरी झंडी सीएम की तरफ से दिखाई जाएगी। लगातार जहां पर उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, इसी के बीच में पर्यटन को भी बढ़ावा देने की कोशिश योगी सरकार की तरफ से है। और इसी पहल के बीच में सीएम योगी का वाराणसी दौरा है, जहां पर वो बोट रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला वादी मनीष यादव के दावे पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता सुरजीत ने भूमि की रजिस्ट्री, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते के दस्तावेज सहित कई संबंधित दस्तावेज दाखिल किए। आपको बता दें, सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई के बाद इसकी अगली तारीख 30 जनवरी की दी गई है। 30 जनवरी को प्रतिवादी गण सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी दस्तावेजों के अध्ययन के बाद कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। जो आज सुनवाई हो रही थी, एक्चुअली में क्या है कि जो डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 ने जो 711 की एप्लीकेशन मूव करी थी, उसमें पहले ही अपनी तरफ से तो आर्गूमेंट कंक्लूड हमने कर दिए थे लास्ट डेट तक। अब कुछ विषय ऐसे थे, जैसे कि 1944 का जो रजिस्ट्री है जो 13.37 एकड़ की, इसके अलावा 1951 की ट्रस्ट डीड है, 1968 का जो कॉम्प्रोमाइज डीड है दोनों पार्टियों को जो फ्रॉड प्ले किया है, जिसकी वजह से मैं आना पड़ा, वो डॉक्यूमेंट्स चूँकि हमारे पोजेशन में नहीं थे और एक प्रावधान है उसके तहत हमने उस प्रावधान के तहत कोर्ट में आज उसको मैंने दाखिल करे। उसके हमने जो सर्टिफाइड कॉपीज़ थी वो निकलवा के उसमें कर ली। तो अभी इसमें जो डिफेंड नंबर 1 और 2 है, उनका कहना था कि ये हम इस स्टेज पर नहीं कर सकते। तो मैंने इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट कोट किया है, जो उसमें पैरा 9 में लिखा हुआ है। मैंने अगर जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ तब तक हम ऐसे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सीएम को, जो हमारा केस है। तो यही हुआ आज केस में। तो उन्होंने थोड़ा समय मांगा इसके लिए कि हम इसको पढ़ना चाहते हैं। हालांकि सब लिंगर ऑन करने के ये सब टैक्टिक्स है। देखिए, हमारी तरफ से 711 CPC के तहत ऑफिसर दाखिल किया गया था और जिस पर विगत कई तारीखों से सुनवाई चल रही है। बहस भी पूरी हो चुकी थी, वादी पक्ष द्वारा भी अपनी बहस पूरी कर ली गई। आज जब हमारे द्वारा उनकी बहस का रिप्लाई दिया जा रहा था, जवाब दिया जा रहा था, तो उनके द्वारा कुछ कागजात पेश किए गए, जिस पर हमने घोर आपत्ति भी की कि ये समय टालने की गरज से लोग अनावश्यक रूप से कागज दाखिल कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कागज दाखिल किए तो उसकी नकल उन्होंने आज हमें दी है, और उनको पढ़कर उसमें अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। और यही एक कारण है कि वादी पक्ष लगातार किसी न किसी कारण से मुकदमे को टालने के लिए, लिंकर ऑन करने के लिए ही कोई ना कोई कारण बताते रहते हैं।
और बहस से बचना चाहते हैं। उनको मालूम है 711 CPC के तहत उनका मुकदमा चलने योग्य है ही नहीं। तो जो भी उन्होंने कागजात दाखिल किए हैं उनकी नकल उन्होंने अभी हमें दी है, उसको पढ़कर अगली डेट जो 30 जनवरी निश्चित की गई है हम अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे उसमें और अभी बहस करेंगे। जो जिस पर जो आज सुनवाई हो रही थी, एक्चुअली में क्या है कि जो डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 ने जो 711 की एप्लीकेशन मूव करी थी, उसमें पहले ही अपनी तरफ से तो आर्गूमेंट कंक्लूड हमने कर दिए थे लास्ट डेट तक। अब कुछ विषय ऐसे थे जैसे कि 1944 का जो रजिस्ट्री है जो 13.37 एकड़ की, इसके अलावा 1951 की ट्रस्ट डीड है, 1968 का जो कॉम्प्रोमाइज डीड है दोनों पार्टियों की जो फ्रॉड प्ले किया है जिसकी वजह से मैं आना पड़ा, वो डॉक्यूमेंट्स चूँकि हमारे पोजेशन में नहीं थे और एक प्रावधान है उसके तहत हमने उस प्रावधान के तहत कोर्ट में आज उसको मैंने दाखिल करे, उसके हमने जो सर्टिफाइड कॉपीज़ थी वो निकलवा के उसमें कर ली। तो अभी इसमें जो डिफेंड नंबर 1 और 2 है उनका कहना था कि ये हम इस स्टेज पर नहीं कर सकते, तो मैंने इसमें संवाददाता आर के धनखड़ का रुख करेंगे। आर के धनखड़ जी, जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी मैं मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद वादी मनीष यादव के दावे पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हुई सुनवाई। 7 रूल 11 के तहत दावे की पिछली कई तारीख चल रही थी। बहस वादी पक्ष के अधिवक्ता सुरजीत ने दावे से संबंधित दस्तावेज कृष्ण जन्मभूमि की रजिस्ट्री श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह के बीच समझौते के दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन जी सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई बाद 30 तारीख डेट लगी है। 30 जनवरी को प्रतिवादीगण सुनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी दस्तावेजों के अध्ययन के बाद कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आर की इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। समझौते के दस्तावेज दिए जिनका अध्ययन किया जाएगा। 30 जनवरी को अगली सुनवाई होगी जिसमें दूसरा पक्ष अपनी बात रखेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह के मामले को लेकर जिस तरीके से लगातार अपडेट्स आ रही हैं, तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और ये सुनवाई होने के बाद अब अगली तारीख 30 जनवरी की दे दी गई है जिस पर एक बार फिर से सुनवाई होगी। सिविल जज अदालत में सुनवाई हुई थी और 30 जनवरी की अगली तारीख दी गई है जिस पर दूसरा पक्ष अपना पक्ष रखेगा। वहीं शिवपाल यादव के आवास पर पहुंचकर एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सपा अध्यक्ष तेलंगाना दौरे से लौटकर इसकी घोषणा भी कर सकते हैं। आपको बता दें, शिवपाल यादव से मुलाकात की है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। शिवपाल के आवास पर मौर्य पहुंचे थे और इस दौरान यहां पर बातचीत हुई। शिवपाल और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच कई मुद्दों को लेकर ये बातचीत हुई है। काफी अहम ये बातचीत मानी जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि सपा अध्यक्ष के तेलंगाना दौरे के बाद कोई बड़े फैसले पार्टी में हो सकते हैं। संत कबीर नगर में ऐतिहासिक माता समय जी मंदिर के पोखरे जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है, जिसको लेकर जायजा लेने के लिए सदर विधायक अंकुर राज तिवारी और डीएम प्रेम रंजन सिंह वहां पर पहुंचे और औचक निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को मंदिर परिसर में हो रहे निर्माण के संबंध में जानकारी ली और दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि निर्माण कार्य में तेजी लाने को लेकर दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं अंकुर राज तिवारी की तरफ से और साथ ही डीएम भी वहां पर पहुंचे थे। पोखरे के जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है। फिलहाल वहां पर जिस तरीके से काम हो रहा है इसका औचक निरीक्षण किया और वहां पर जानकारी ली कि आखिर ये जीर्णोद्धार का काम जो है किस तरीके से किस प्रगति से हो रहा है और इसी को लेकर दिशा निर्देश भी यहां पर अधिकारियों को दिए गए हैं। डीएम और सदर विधायक ने औचक निरीक्षण किया था यहां पर। समा माता मंदिर खलीलाबाद की
ये धरोहर हैं। इलाहाबाद के सभी लोगों के ऊपर समा माई की छत्र छाया आशीर्वाद बना रहता है। इनके बगल जो पोखरा था, पोखरा निहायत उसमें गंदगी थी, गड़बड़ था, उसका सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कराया गया था। उसी के निरीक्षण में आए थे कि कार्य कैसे हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, क्या हो रहा है, उसी का जायजा हम और जिलाधिकारी ले। खबर यूपी के गोंडा जिले से है, जहां पर कोतवाली देहात के तहत पूरे तिवारी में वेस्टर्न यूनियन चलाने वाले युवक को हत्यारों ने गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। देर रात की घटना बताई जा रही है। सूचना परिजनों को दी गई थी। परिजनों ने कोहराम मचा दिया और उसके बाद थोड़ी देर बाद घटनास्थल हत्या पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि रात करीब 8 बजे एक अननोन नंबर से फोन आया और उन्हें बहला फुसलाकर बुला लिया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई। शव को तालाब किनारे फेंक दिया गया और घटना को दुर्घटना दिखाने के लिए मृतक को बाइक को सड़क पर रख दिया, जिससे वजह से पुलिस मामले की घटना को जो है दुर्घटना समझे और उसी में उलझी नजर आए। इसी की कोशिश की गई है, ये परिवारजनों की तरफ से आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि गला घोंटकर हत्या करने का ये पूरा मामला सामने आया है। जो एक युवक की हत्या का ये पूरा मामला है, जिसमें परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि ये हत्या को दुर्घटना में बदलने की कोशिश की गई थी और इसीलिए बाइक को रोड पर खड़ा कर दिया था। अचानक रात में अननोन नंबर से कॉल आई थी और बाहर बुलाया गया था युवक को। उसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया। ये तमाम आरोप परिवार की तरफ से शिकायत में लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस ने फिलहाल शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच की जा रही है। भैया क्या नाम है और किसकी हत्या हुई है और इस हत्या करने की वजह क्या थी और किसने हत्या की है? नाम समीम अहमद है। तो मेरे छोटे भाई की हत्या हुई, जिसके नाम समीम अहमद है। पूरे तिवारी के रहने वाले हैं। कल शाम को किसी का फ़ोन आया था, तो वो अपनी वाइफ को बता के गया कि मैं 5 मिनट में जमुनियाबाग से वापस आ रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, नहीं आया, तो हम लोग फ़ोन किए, मोबाइल बंद जा रहा था। उसके थोड़ी देर बाद जब भी नहीं आया तो हम ढूंढने के लिए जमुनियाबाग की तरफ गए तो नहीं मिला। गोंडा जब जाने लगे, इधर भी देख लें तो उसकी डेड बॉडी किसी ने हत्या करके ABC भट्टे के पास फेंक दिया था, सड़क के समीप। मोटरसाइकिल उसकी वहीं पल्सर से था, वो वहीं खड़ी थी और उसके थोड़ी दूर पे उसकी डेड बॉडी खड़ी थी। तो क्या लगता है ये हत्या किसने किया है? अब उसका कोई ऐसी किसी से दुश्मनी नहीं थी, बहुत साधारण आदमी था। इसका हम लोगों को भी कोई अनुमान नहीं किसने हत्या की, किस वजह से की। वो बिजनेस करता था छोटा मोटा अपना, और किसी ने फ़ोन किया, उसी पे वो चला गया। किसी ने धोखा देके उसको मार के वहाँ फेंक दिया। यूपी के कौशाम्बी जिले की कोखराज पुलिस ने हत्या, लूट और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 5 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। शातिरों ने साल 2021 में मुसाफिर बनकर एक ड्राइवर की पिकअप लूटने के बाद हत्या कर दी थी। शातिरों के खिलाफ कौशाम्बी के अलग अलग थानों में हत्या के प्रयास, लूट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। पुलिस को इन लोगों की काफी दिनों से तलाश थी। इनके पास से एक कार, 40,000 नकदी, सोने की अंगूठी, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। बदमाश कार में फर्जी नंबर लगवाकर घूम रहे थे। गिरफ्तार आरोपी मध्य प्रदेश के धार जनपद के रहने वाले हैं। कौशाम्बी समेत अन्य जनपदों में घूम कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। थाना कोखराज क्षेत्र में हाईवे पे कई चोरी की घटनाएं, एक आध लूट और मर्डर की घटनाएं हुई हैं, जिनमें लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। इसमें आज 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो MP धार मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके पास से अंगूठी, 40,000 रुपये नगद, इनकी एक फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई कार और मोबाइल, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं, जिस आधार पे इनको जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने 1.5 साल पहले करीब एक पिकअप की लूट करी थी और एक व्यक्ति को मार के फेंक दिया था। और ये संडीला की तरफ जब जा रहे थे तो इनको GPS लगा हुआ था। पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने जब ट्रैक कराना शुरू किया तो उसको छोड़ के भाग गए थे। उस घटना का भी खुलासा इसमें हुआ है। तो सर क्या ये भी हुई क्या? हाँ, पुलिस मुठभेड़। यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।